नया टॉपिक हम लोग देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति की जब हम बात करें तो क्रांति का मतलब क्या रहता है? क्रांति का मतलब रहता है व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है, जो व्यवस्था बनी हुई है इसके विरुद्ध एक नई व्यवस्था को स्थापित करना क्रांति कहलाता है। और क्रांति यदि कहीं भी होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि फ्रांस की क्रांति में हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी। ठीक है, और फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस में कौन सा राजवंश था, है ना? क्योंकि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, अभी आप देखो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आप लोगों ने देखा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में आप लोगों ने क्या देखा कि अमेरिका एक उपनिवेश है और उसका मातृदेश है इंग्लैंड। तो उसे इंग्लैंड से आज़ादी चाहिए और उसने इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त की। फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, फ्रांस की राज्य क्रांति में फ्रांस किसी का उपनिवेश नहीं है, फ्रांस के अंदर राजतंत्र है। तो यहां राजतंत्र को हटाने की जो बात है, राजतंत्र को हटाने की बात रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम देखें तो राजतंत्र को जब हटाने की यहां बात रहेगी तो राजतंत्र है यहां किस राजवंश का? तो फ्रांस में हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि कई बार तो यह सवाल ही आ जाता है कि फ्रांस में क्रांति के समय कौन सा राजवंश था? तो कौन सा राजवंश रहा है? बुर्बो राजवंश, है ना? इस प्रकार का जो सवाल है, इस प्रकार का सवाल भी आपके आ सकता है परीक्षा के अंदर। तो बुर्बो राजवंश की जब हम बात करें तो आप लोगों को याद है नान्त का आदेश। नान्त का आदेश हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? 1598 की हम लोगों ने बात की थी। और शासक कौन हुआ करता था? हेनरी चतुर्थ की आप लोगों ने बात की थी। और हेनरी चतुर्थ जो पहले आस्था रखता था प्रोटेस्टेंटवाद में, और फिर उसकी आस्था हो गई थी किसके अंदर? कैथोलिक के अंदर। फिर उसकी आस्था हम लोग देखते हैं कि कैथोलिक के अंदर उसकी आस्था हो जाती है, और कैथोलिक के अंदर उसकी आस्था हो जाती है। और उसने देखा कि हमारी बहुसंख्यक जो जनता है वो कैथोलिक है, इसलिए वो प्रोटेस्टेंट को छोड़ देता है। लेकिन उसने यहां नान्त का आदेश जारी करके अपने यहां जो प्रोटेस्टेंट थे, जिनको ह्यूगोनोट हम लोगों ने कहा था, उनको उसने अधिकार दिए थे। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो अब आप देखो कि क्या रहा है। अब जो बुर्बो जो राजवंश है, इस बुर्बो राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन रहा है आपके? हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ बुर्बो राजवंश का हम लोग देखते हैं संस्थापक रहा है। ठीक है, और बुर्बो राजवंश का संस्थापक रहा आपके हेनरी चतुर्थ। और इसका जो टेन्योर है, इसका टेन्योर हम लोग देखते हैं 1589 से लेकर के 1610। 1589 से 1610 हम लोग देखते हैं कि इसका टेन्योर रहा है। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो क्या था? नान्त का आदेश। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और नान्त का आदेश आपके रहा 1598 का। ये चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, और इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका उत्तराधिकारी आता है आपके लुई 13वां। ठीक है, लुई 13वां इसका उत्तराधिकारी आता है, जिसका टेन्योर हम लोग देखते हैं 1610 से लेकर के 1643 हमें इसका टेन्योर मिलता है। और इसका जो प्रधानमंत्री था, इसका प्रधानमंत्री रहा है रिस्लू। रिस्लू हम लोग देखते हैं कि इसका प्रधानमंत्री रहा है। और रिस्लू जो है, इसने ही इसके समय में कार्य किया है। ठीक है, और ये जो रिस्लू है, रिस्लू ने एक तो जो ह्यूगोनोट थे, ह्यूगोनोटों के राजनीतिक अधिकार इसने समाप्त कर दिए थे। जबकि दिए किसने थे? हेनरी चतुर्थ। और लुई 13 के समय हम लोग देख रहे हैं कि समाप्त हो जाते हैं एलिस के एडिक्ट के द्वारा। 1629
मैं एलिस के एडिक्ट के द्वारा जो ह्यूगोनोट जो थे, ह्यूगोनोटों के राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसने कुलीनों को कमजोर किया, सत्ता का इसके द्वारा केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जब सत्ता एक ही हाथ में आ जाए तब उसे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीकरण कहा जाता है। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या रही है? इसके समय की महत्वपूर्ण घटना रही है 1614 में। 1614 में एस्टेट जनरल का अधिवेशन, एस्टेट जनरल का अधिवेशन आर्थिक समस्याओं हेतु बुलाया। ये जो बात है, ये बात आप देखोगे बहुत महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। और आप देखोगे 1614 में एस्टेट जनरल का जो अधिवेशन है ये लुई 13वां बुलवा रहा है आर्थिक समीक्षा के लिए, आर्थिक समस्या के लिए। और आप देखोगे आगे चल करके 1789 में बुलाया जाएगा फिर ये, ठीक है। तो लगभग 175 वर्षों के बाद में। तो देखो इसमें सवाल क्या बन सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि जब 1789 की जब हम लोग बात करेंगे, है ना, 1789 की जब हम लोग बात करेंगे तब आपसे ये पूछा जा सकेगा कि अंतिम बार किसके समय बुलाया गया था? तो किसके समय बुलाया गया है? लुई 13वें के समय बुलाया गया है, 1614 में बुलाया गया है, आर्थिक समस्याओं के लिए बुलाया गया और वहां भी आर्थिक समस्याओं के लिए बुलाया जाएगा। समझ रहे बात को? ये जो चीज है, ये चीज इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसके बारे में? लुई 13वें के बारे में हम लोग देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपके ये रहा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में शासक आता है आपके लुई 14वां। लुई 14वें के समय प्रधानमंत्री हैं माजारे, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री कौन रहा है? माजारे। हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रधानमंत्री रहा है। और जो लुई 14वां जो है, लुई 14वें का एक कोटेशन क्या रहा है? मैं ही राज्य हूं, ये इसका कोटेशन है। और आप देखते हो बहुत बार ये सवाल भी आता है कि मैं ही राज्य हूं। कोटेशन किसका है? लुई 14वें का कोटेशन है। और आप देखो कि लुई 14वें का जो कोटेशन है, मैं ही राज्य हूं, ये आपको क्या बताता है? मैं ही राज्य हूं, ये आपको बताता है कि राजा की देवीय उत्पत्ति में बिलीव है, राजा की निरंकुशता में बिलीव है इसका। भाई मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, क्या बता रहा? मतलब कि हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, है ना। तो ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन आप देखो कि राजा की जो निरंकुशता है, राजा की निरंकुशता को बता रहा है, ठीक है। राजा की निरंकुशता को बता रहा है। और ये जो कोटेशन है, आप लोग देखते हो कि परीक्षा में खूब बार ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन आपके पूछा भी गया है ये, ठीक है। और आप देखो कि इतना निरंकुश था कि जब इसकी मृत्यु हुई तो आप देखो कि जो आम जो पब्लिक जो थी वो खुशी मनाएगी या शोक करेगी? खुशी मनाई। और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया, कि ईश्वर का धन्यवाद किया। और ऐसा कहा जाता है कि खुशी में भी कांपे थे ये, ठीक है। खुशी में ये कांपते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ठीक रहा, ठीक है। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात रही है किसके टाइम पर? लुई 14वें के टाइम पर। और जब इसकी डेथ हो रही है, तब ये अपने लड़के लुई 15वें को कहता है कि मेरी रुचि युद्ध में थी, तुम युद्ध में रुचि मत रखना, अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना, अपनी प्रजा का ख्याल रखना। ये अनुभव से कह रहा है। इसकी जो बात है, इसकी बात आप देखोगे कई बार तो क्या है कि व्यक्ति यूं ही बोल देता है। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि आप लोग पढ़िए, है ना, जो करवा रहा हूं वो पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। कई बार क्या करता है कि व्यक्ति सुनी सुनाई बातें करता है ना। तो यहां जब लुई 14वां जब मरा, तब इसने लुई 15वां जो है
लुई 15वें को इसने कहा कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ तुम शांति से रहना, है ना, युद्ध के प्रति तुम चाव नहीं रखना और अपनी जनता का तुम ख्याल रखना। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात ये लुई 14वां कह रहा है। किसको? लुई 15वें को कह रहा है। ठीक है। और आप देखो कि लुई 15वां जो है, लुई 15वें ने ये कहा कि भाई पिताजी ने ठीक कहा था, इस प्रकार की बात थी। ठीक है। लेकिन लुई 15वें को भी पता था कि पिताजी बंटाधार करके चले गए हैं। ठीक है। और ये लुई 15वां जो है, ये हमेशा मस्खरी किया करता था, मजाक किया करता था कि ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में मेरा जीवन कट जाएगा, मेरे बाद परले होगी। ठीक है। मतलब कि ये जो है मामला, ये मामला तो ठीक रहेगा कि भाई वो करके चले गए, हम भी ठीक रहेंगे, लेकिन अब आगे आने वाले जो रहेंगे उनको तकलीफ होगी। और इसकी ये तो मजाक में कहता था, लेकिन ये बात फिर से हो भी जाती है। लुई 16 के समय हम लोग क्या देखते हैं? क्रांति हो जाती है। इसलिए बोलना भी क्या चाहिए? सावचेती से चाहिए। ठीक है। आप कोई कम इंसान नहीं है, आपके अंदर भी ईश्वर का अंश है ना। आपकी पता नहीं कौन सी बात ठीक हो जाए, कौन सी बात सच हो जाए, है ना। तो लुई 15वां जो है, ये बेचारा कहता तो अपने साथियों को मजाक में ही था, मेरे बाद परले होगी, मेरे बाद परले होगी, है ना। मैं इस व्यवस्था में रह जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में परले हो जाएगी। लुई 15वां जो है, लुई 15वां बात कर रहा है परले की। लुई 14वां जो है वो बात कर रहा है किसकी? लुई 14वां बात कर रहा है मैं ही राज्य हूं। और लुई 13वें के समय हम लोग देख रहे हैं कि 1614 में एस्टेट जनरल का जो अधिवेशन है वो बुलाया गया था, है ना। और उसके समय जो प्रधानमंत्री है वो हुआ करता था कौन? रिसलू जो है, रिसलू हम लोग देख रहे हैं कि उसके समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये चीजें हम लोगों ने देखी। और आप देखो कि ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर में आप देखो कि 1756 इसी के बीच आएगा ना, 1756 से 63 ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल पूछा गया है कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा कौन रहा है? लुई 15वां जो है सप्तवर्षीय युद्ध के समय राजा रहा था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि लुई 16वें में यदि अपन बात करें तो देखो लुई 16वां क्या रहा है कि लुई 16वें की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, लुई 16वें की शिक्षा दीक्षा राजा की तरह नहीं हुई थी। एक राजा की शिक्षा कैसे होती है? एक राजा को घुड़सवारी सिखाई जाती है, राजा को राजनीति सिखाई जाती है, राजा को शारीरिक रूप से मजबूत किया जाता है, उसे सांसारिक दांवपेच सिखाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो शिक्षा है, इसकी शिक्षा हुई थी सन्यासी की तरह। ठीक है। इसकी शिक्षा सन्यासी की तरह इसकी शिक्षा होती है, और इसकी शिक्षा सन्यासी की तरह हुई। और बाद में जब ये उत्तराधिकारी बनता है ना, तो तब तक आप देखो कि इसका सांसारिकता से मोह चला गया था, या एक प्रकार से सांसारिकता से हम लोग देखते हैं कि विरक्त हो जाता है। अब सांसारिकता से विरक्त व्यक्ति यदि शासक बनेगा, ठीक है, तो आप देखो कि वो जो व्यक्ति है उसे तो मठ आकर्षित करेंगे, उसे धार्मिक चर्चाएं आकर्षित करेगी। और इसीलिए बेचारा ये कहता था कि ये राजमुकुट हमें चुभता है। हमें लग रहा है कि ये आकाश हमारे ऊपर गिरेगा। अब देखो कि इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें कौन कह रहा है? इस प्रकार की बातें आप देखो कि लुई 16वां जो है कह रहा है ना, ये दुनिया, आकाश नहीं, ये जो दुनिया है, ये दुनिया मेरे ऊपर गिरेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये शासक बन गया, और इसकी विवेकहीनता के कारण, इसकी अनुभवहीनता के कारण ये इस प्रकार की बातें कर रहा है ये। ठीक है। और इसका एक अधिकारी
मेलिस बर्स जब त्यागपत्र देता है इसको कि ये लो हमारा रेजिग्नेशन, तो उसका त्यागपत्र तो ले लेता है ये, और वो कहता है कि काश मेलिस हम भी त्यागपत्र दे पाते हैं। ठीक है, मतलब इसका तो इसने लिया और ये कह रहा है कि काश हम भी त्यागपत्र दे पाते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना परेशान हो रहा है ये। ठीक है, और आप देखो कि क्या रहा है कि इसकी रानी रहती है मेरी आंतवानेत। मेरी आंतवानेत इसकी रानी रहती है, जिसे मैडम डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है, और वो ऑस्ट्रेलिया की थी, इसलिए इसे दे ऑस्ट्रियन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है भाई विवाह इससे होता है मेरी आंतवानेत से, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी ये, और इसके साथ में इसके जो अनौपचारिक जो संबंध है वो भी नहीं बन पाते हैं इसके, मतलब इतना ये कटा कटा सा रहता है मेरी आंतवानेत से ये। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो मेरी आंतवानेत जो है ये भी विवेक शून्य महिला थी। ठीक है, विवेक शून्य महिला थी, और आप देखोगे जब इससे प्रजा मांग करती है रोटी की कि अभी हमें खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो के लिए कहती कोई बात नहीं है ना, आप केक खा लीजिए। मतलब वो कह रहे हैं हमारे पास रोटी नहीं है ना, मतलब जैसे कोई आदमी आप वो कहे कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आप कह दो कि नहीं तो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर दे। ठीक है, रोटी नहीं है, तो आप देखो कि ये कह रही है कि आप केक क्यों नहीं खाते, केक क्यों नहीं खाते, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें ये कर रही है। ठीक है, और जो मेरी आंतवानेत जो है, मेरी आंतवानेत ये वर्साय के शीश महल में रहा करती थी ये, है ना। वर्साय जगह है फ्रांस की, वर्साय के ये जो पुस्तक यदि आप लोग पढ़ते हो ना जैन माथुर की, तो जैन माथुर का जो फ्रंट पेज है उस पर इसी की फोटो है, वर्साय के महलों की। तो वर्साय के शीश महल में ये रहती थी, और आप देखो कि यहाँ 18,000 लोग रहते थे, और आप देखो कि उन 18,000 लोगों में 16,000 नौकर थे। ठीक है, और बाकी 2,000 जो लोग थे तो इसमें आप देखो कि 18,000 लोग रहते थे, इसमें से 16,000 इनके नौकर हुआ करते थे। ठीक है, और 2,000 जो लोग हैं वो इनके कृपा पात्र दरबारी वगैरह जो है वो हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखो कि इतना विवेकहीन तरीके से धन व्यय किया जा रहा था। ठीक है, और इसे इनके अपव्यय को राष्ट्र की कब्र कहा गया है। मतलब इतना ये इस प्रकार से क्या कर रहे थे, इस प्रकार से व्यय कर रहे थे। ठीक है, तो देखो क्या रहा कि जो स्थितियां जो थी, स्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि लुई 13वें के बाद से, लुई 13वें जब केंद्रीकरण का प्रयास कर रहा है, ठीक है, लुई 14वें ने बहुत सारे युद्ध वगैरह लड़े, लुई 15वां जो है उसने अपना टाइम निकाल लिया। अब एक योग्य शासक की आवश्यकता थी, एक योग्य शासक की आवश्यकता थी जो इन बिगड़ी हुई चीजों को हैंडल करे। लेकिन जो राजकुमार आया वो राजकुमार, इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती यूं नहीं है क्योंकि इसकी परवरिश ही राजकुमारों की तरह नहीं हुई थी। राजकुमारों की तरह इसकी परवरिश नहीं होने के कारण क्या रहा है, इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सन्यासी की जैसा जो जीवन है, एक सन्यासी की तरह ही ये जी रहा है, और जो राजनीतिक जो समस्याएं थी वो समस्याएं इसके सामने आती है और ये हल नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्रांति से पहले जो फ्रांस है वो राजनीतिक रूप से, या हम यूं कहें यहाँ का जो शासक है, यहाँ का शासक क्या था, अयोग्य शासक था। यह एक प्रकार का जो कमजोर शासक है, कमजोर शासक रहा है। ठीक है, और दूसरा ये जो दौर रहा है, ये जो 18वीं सदी जो रही है फ्रांस की, जिसमें क्रांति हो रही है, भाई 18वीं सदी में तो हो रही है,
1789 के अंदर क्रांति होती है, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्रांति हो रही है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो दौर रहा है, इस दौर के अंदर वाल्टेर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, ठीक है, डिडरो जैसे जो बुद्धिजीवी जो हैं वो इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि 18वीं सदी के ये जो बुद्धिजीवी जो हैं, जिन्हें फ्रांस की क्रांति की आत्मा कहा गया है, और इन्होंने लोगों को एक तरीके से क्या अवेयर करना शुरू कर दिया। मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉज में कह देता है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, जिसमें वो कहता है कार्यपालिका अलग हो, व्यवस्थापिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो। लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, रूसो जो है वो अपने ग्रंथ एमिले के अंदर कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो मतलब कि जो अब मूल जैसे हो, अब उसी व्यवस्था के अंदर आप लोग लौटिए। रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन ये चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ मतलब इन बंधनों को काटो तुम, इस प्रकार की बात कर रहा है। एक तरफ वाल्टेर है जो कह रहा है कि मैं 100 चूहों की बजाय एक शेर से शासित होना पसंद करूंगा। मतलब कि अभी जो व्यवस्था है, अभी वो व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। धर्म को चुनौती दी जा रही है वाल्टेर के द्वारा। वाल्टेर कह रहा है बाइबल कुछ नहीं है, चर्च कुछ नहीं है, ये पोप, ये विदेशी पादरी है, ये चर्च ये भ्रष्ट हो चुका है, इस चर्च को तुम समाप्त कर दो। अब इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं, इस प्रकार के बुद्धिजीवी इसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, और आप देखोगे कोई भी जवाब लगता नहीं है और क्रांति हो जाती है। समझ रहे बात को? तो उसमें एक जो कारण है, एक कारण क्या रहा है? अयोग्य शासक का होना। और अयोग्य शासक आपके उस समय कौन रहा है? लुई 16वें के समय हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है।